नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 14 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो जिस माध्यम से यहाँ हैं आप उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। यहाँ पर पहले प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार 2011 सेंसस के अनुसार अगर हम देखें तो 67.7% है लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार 70% है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के अनुसार 65.5% है। यहां पर आपको बताना है इस प्रश्न में कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो अर्बन लिटरेसी रेट जो उत्तर प्रदेश में है वो 70% ना होकर कितना है, 75.1% है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट जो दिया गया है आपको कि रूरल लिटरेसी रेट 65.5% है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लास। ठीक है, यहां पर ए सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कुल साक्षरता दर 67.7% है। ठीक है, अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो 77.3% है। फीमेल लिटरेसी रेट आप याद रखिएगा अप्रोक्सीमेटली 57% है, 57.2%। फिर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी है, 65.5%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ग्रामीण की बात की गई है 76.3% और महिला साक्षरता दर 53.7%। क्लास एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है और मैं आपसे कहूंगी कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा कभी आपको आंसर लिखना होता है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या लिटरेसी से ही रिलेटेड कोई प्रश्न पेपर में आ गया तो आप उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में भी चीजों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा आप लोग, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। चलो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, आसान प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। ठीक है, राज्य की राजकीय चिन्ह मछलियां एवं तीर धनुष है। जब आप उत्तर प्रदेश सरकार में आएंगे तो आप देखेंगे कि तीर और मछलियां आपको दिखेंगे, धनुष और मछली। राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है, ये भी बिल्कुल सही है। कौन से कथन आपके सही है बोला गया है, तो यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी आपका सही उत्तर है। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू है। राजकीय चिन्ह मछलियां तीर धनुष, राज का राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये अशोक है। ठीक है, राज का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। राज का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वो सारस है। आसान प्रश्न मानूंगी मैं उसे, इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अब इस प्रश्न को देखो, क्लास में थोड़ा सा स्क्रीन से हटते इसलिए हूं ताकि हिंदी वाले हिंदी में प्रश्नों को पढ़ लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अगर कंटेक्स्ट में दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य की संख्या जो है वो 60 है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये बोला गया है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। यूपी की जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में, लोकसभा सीटों को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, कितनी है, 80 है। ठीक है, राज्यसभा सीटें कितनी है, 31 है। ठीक है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करेंगे तो 403, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया, ये भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो 9।
एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी प्रश्न परीक्षा में बना है, तो नंबर्स की बात हो रही थी तो मैंने सोचा ये भी बता दूं। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है? 9 में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें लोकसभा में सीटों की तो 80 है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश का है। द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स इन उत्तर प्रदेश, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 नहीं 100 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कथन सही है बोला गया है? तो केवल एक सही है। ठीक है क्लास, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में 31 है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 है। और कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उत्तर प्रदेश में? थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया नंबर का, लेकिन नंबर बेस्ड है, पूछा जाता है, तो 9 है, याद रखिएगा। चलिए, ए आपका सही उत्तर है, मैंने आपको बता दिया। 31 उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की, विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100 और कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या 9 है। आगे देखते हैं इस प्रश्न को। महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न है। अभी लास्ट टेस्ट में भी हमने महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न देखे थे, अब यहां पर भी देख लेते हैं। उत्तर भारत के 16 महाजनपद में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम देखें 16 महाजनपदों में तो 8 जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में थे। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास तक विस्तृत था। सही है, एक बार आप लोग पढ़ भी लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ने की आवश्यकता है तो। कुरु महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास तक विस्तृत थे। बताइए, कुरु महाजनपद की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो वो कौशाम्बी नहीं, वो आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कथन आपका सही है बोला गया है? तो यहां पर केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, सी आपका सही उत्तर है क्लास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत के 16 महाजनपद में से अगर हम देखें, वर्तमान में 8 जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश के भूभाग में है। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास तक विस्तृत था, यह कथन भी बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही था। कुरु महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद के आसपास तक विस्तृत है, यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, मैंने अभी आपको बताया ना। और इंद्रप्रस्थ की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान दिल्ली, ये तो आप सभी को पता होगा। जबकि कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे मत्स्य, विराट। मैंने आपसे कहा मत्स्य जब याद रखेंगे तो राजस्थान वाला एरिया हो गया। विराट मछली एक बड़ी है तो मत्स्य विराट। ठीक है, अस्मक मैंने आपको बताया था पोतन। ठीक है, अस्मक में मक मक करके याद रखिए, पोत दिया किसी को, मेकअप मक। ठीक है, पोतन। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब अंग की हम बात करेंगे, अंग में दर्द है तो चंपी कर दो, चंपा। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए क्लास, क्योंकि प्रश्न बनते हैं महाजनपद से रिलेटेड। आने वाले क्लासेस में भी मैं और ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करा दूंगी, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है मॉक टेस्ट में या किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यूरेनियम रिजर्व आर फाउंड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूरेनियम की हम बात करेंगे तो यूरेनियम का भंडार जो है वो ललितपुर में मिलता है। ठीक है, इस राज्य में हीरे की खान लखीमपुर खीरी में मिलती है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, यूरेनियम रिजर्व्स जो है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है उत्तर प्रदेश में, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और अगर हम डायमंड माइंस की बात करें तो डायमंड माइंस जो है वो आपका बांदा में, कहां पर? बांदा में देखने को मिलता है, ना कि लखीमपुर खीरी में। तो यहां पर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए सही है। अच्छा क्लास, ललितपुर की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कुछ ललितपुर इस तरीके से है। उत्तर प्रदेश के मैप में देखिए ललितपुर। ठीक है, यहाँ पे
ललितपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के खाली एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, झांसी के साथ। इधर अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि तीनों तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, बस उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के साथ ही अपने बॉर्डर को शेयर करता है, वो है झांसी। ललितपुर की बात मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के संबंध में दिए गए कथनों में कथन एक सही था। उत्तर प्रदेश में भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई है? 1955 में हुई है। एक जगह नोट कर लीजिए, अक्सर देखा जाता है, पूछ लिया जाता है कि कब कौन से इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई थी, पहले शुगर मिल कहां पे उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। खनिज निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 को शामिल की गई। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार की अगर हम बात करें तो ये हमें ललितपुर जिले में मिलता है, और उत्तर प्रदेश में हीरे की खदान की अगर हम बात करें तो बांदा में। ठीक है, क्लियर, मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ईयर याद रख लेना क्लास, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। 6th प्रश्न को देखिए यहां पर, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति के निर्माण से है? पहला ऑप्शन दिया गया है विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, हिमालय या नीलगिरी। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है हिमालय रेंज। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में, अभी तो बहुत सी क्लासेस हो गई हैं, बताया था कि जब हम ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा गो, गो आपको हमेशा याद रहेगा ना, गो। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे तो ग्रेटर हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो ओलिगोसीन के दौरान हुआ है। महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल के दौरान हुआ है। तो मैंने आपको याद गो करके कराया था कि गो याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा गो, मतलब ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन ओलिगोसीन के समय में हुआ है, ओलिगोसीन पीरियड में हुआ है। लघु हिमालय, मिडिल हिमालय की जब हम बात करेंगे तो ये मायोसीन, MM, ठीक है, MM या M2, गो M2। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मेक माई ट्रिप के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं कि गो मेक माई ट्रिप, MM क्या है, जो मिडिल हिमालय उसका फॉर्मेशन आपका मायोसीन काल के दौरान हुआ है। और हम जब शिवालिक रेंज की बात करेंगे तो प्लायोसीन के समय में इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन के समय किसका निर्माण हुआ है? तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ है, जिसमें ग्रेटर हिमालय रेंज का निर्माण गो से याद रखोगे ओलिगोसीन के पीरियड में। ठीक है, ओलिगोसीन समय में पीरियड में, फिर मायोसीन के समय मिडिल हिमालय और प्लायोसीन के समय शिवालिक रेंज, एकदम आउटर रेंज की बात की जा रही है। चलो अगला प्रश्न देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेग्रेसिव टैक्सेशन? प्रतिगामी कराधान से आप क्या समझते हैं बताइए। प्रतिगामी कराधान की बात यहां पर की गई है। टैक्स दैट टेक अ लार्ज परसेंटेज फ्रॉम लो इनकम पीपल ट्रांसफॉर्मिंग इनकम पीपल, taxation where the tax rate increase the irrespective of fall or rise in the taxable incomes, taxation where the tax rate increase with the increase of the taxable income, none of the above। ऐसा कर जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों से अधिक प्रतिशत लेता है, ऐसा कराधान जिसमें कर की दर कर योग आय में कमी या वृद्धि के बावजूद बढ़ जाती है, या फिर ऐसा कराधान जिसमें कर की दर कर योग आय में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्लास थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए, अच्छा प्रश्न है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है ए। ठीक है, ऐसा कर जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों से अधिक प्रतिशत लेता है। ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखो टैक्सेशन थोड़ा समझो। करों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हम 4 तरीके के कर की बात करते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और अधोगामी टैक्स, जिसको कि डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी और अधोगामी। एक एक को समझाती हूं।
अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में आप लोगों को। अब देखना प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है। प्रोपोर्शनल टैक्स को समझो। यहां पे आपको क्या दिख रही है, आय दिख रही है, इनकम दिख रही है, ठीक है क्लास। यहां पर क्या दिख रहा है, टैक्स रेट दिख रहा है, ये टैक्स है TAX, टैक्स रेट दिख रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो आय जब 50,000 है, टैक्स कितना है 30% है। आय बढ़ी 75,000 हुई, 75,000 हुई, टैक्स 30% है। 1 लाख हुई, टैक्स 30% है। आय जो है 5 लाख हुई, टैक्स 3% है। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहां पर आय के बढ़ने पर, इनकम के बढ़ने पर भी जो टैक्स है, टैक्स रेट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। प्रोपोर्शनल टैक्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमने इस एक्सिस पे इनकम ली, ठीक है, और यहां पर हमने टैक्स रेट की बात की। अब ध्यान देना क्लास, टैक्स रेट कितना है, फिक्स है, 30% है, 30%, ये 30% यहां पर है। अब इनकम जो है वो 50,000 से 75,000 हुई, 1 लाख हुई, 2 लाख हुई, 3 लाख हुई, 5 लाख हुई, बढ़ती जा रही है, लेकिन टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। टैक्स रेट जो है वो क्या है, वो आपकी कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अगर हम देखें निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, इसके अंतर्गत आय में वृद्धि परिवर्तन होने से कर की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, अनुपातिक कर कहते हैं। आय कितनी भी बढ़े, आय में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन टैक्स रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। टैक्स आपका फिक्स है 30%, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। फिर देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब प्रगतिशील कर। यहां पर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ेगा। अब देखिए यहां पर आप, जब वार्षिक इनकम लिखा गया है 2,50,000 थी, तो टैक्स 10% था। जब बढ़ी, थोड़ा सा यहां पर देखिए, इसको आप यहां पर मानिए, ये पहले इस रेंज को मानिए, मैं आपको यहां पे इस तरीके से समझाती हूं, समझिए। अगर 2,50,000 थी सपोज, ठीक है, तो आप समझिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा था, नो टैक्स कर लो, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना, तो कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा था आपका। जैसे हम बात करते हैं इनकम टैक्स के थ्रू, हम बात करें प्रोग्रेसिव टैक्स की, ठीक है। फिर हमने देखा जो आपकी इनकम थी वो 5 लाख हो गई, तो यहां पर 10% टैक्स लगा। फिर 10 लाख हो गई तो 15%, ठीक है। फिर 20 लाख हो गई तो 20%। इस तरीके से आप देखते हैं कि जब इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, यहां पे आय 2.5 से 5 हुई, 5 लाख से 5 लाख 1 हुई, फिर 10 लाख हुई, 10 लाख 1 से अधिक हुई, तो टैक्स रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत आय में वृद्धि होने से, ठीक है, मार्जिनल टैक्स की दर में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे इनकम टैक्स हम देखते हैं ना, इनकम टैक्स हमारे, आप जैसे जैसे ऊपर वाले स्लैब में जाओगे आपको उतना ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आय बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल में हमने क्या बात की थी, यहां पर आय बढ़ने पर भी जो टैक्स रेट था वो फिक्स था, 30% है तो 30% ही रहेगा। लेकिन यहां पर जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी ये 30 से 31, 32, 33 बढ़ जाएगा टैक्स रेट। रिग्रेसिव टैक्स की बात करते, प्रतिगामी, इसके अंतर्गत आय स्थिर रहती है परंतु कर की दर में वृद्धि होती है। हमने जब आपको प्रोपोर्शनल टैक्स बताया था तो उसमें हमने क्या कहा था, जो इनकम है वो बढ़ रही है लेकिन टैक्स फिक्स है, ठीक है। अब यहां पर आपकी रिग्रेसिव टैक्स की जब हम बात करते हैं, हमने कहा ना जो रिग्रेसिव टैक्स है उसका बर्डन लो इनकम वाले लोगों पर ज्यादा पड़ता है ना, लो इनकम वाले लोगों पर ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि आय तो फिक्स है, 1 लाख ही आय है, लेकिन जो टैक्स रेट है वो 5 से 10 से 15 से 20 हो रहा है, टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है। समझो, पहले आप अगर 1 लाख कमाते थे आपको 5 रुपए टैक्स देना पड़ता था, आज आप अभी भी 1 लाख कमा रहे हैं आपको 10 रुपए टैक्स देना पड़ा है। अभी भी आप 1 लाख कमा रहे हो 20 रुपए देना पड़ रहा है, अभी भी एक कमा रहे हो 10,000 देना पड़ा है। टैक्स बढ़ता जा रहा है, इनकम फिक्स है।
तो बर्डन आप पर बढ़ता जाएगा ना इस वजह से। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत आय स्थिर रहती है परंतु कर की दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्लास। या प्रत्यक्ष कर होता है जैसे फीस का बढ़ना और टोल टैक्स का बढ़ना। अचानक से फीस बढ़ा दी जाए लेकिन आपकी सैलरी में कोई चेंज नहीं आए, सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आए, फीस बढ़ा दिया जाए तो आप पर बर्डन ज्यादा पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ा दिया जाए, अब खुद सोचो, आप किसी हाईवे से जा रहे हो, वहां पे टोल टैक्स पहले 100 ही रुपए लगता था, अब 500 रुपए लग रहा है। तो हो सकता है जो अमीर इंसान उस वहां से गुजर रहा हो हाईवे से, उसको 500 रुपए की कीमत नहीं पता हो। लेकिन अब कोई आदमी पहली बार किराए पर गाड़ी लेके जा रहा है किसी से मिलने और उसको 500 रुपए देना पड़े तो उस पर उसका बर्डन ज्यादा पड़ेगा ना। तो हमेशा याद रखना, रिग्रेसिव टैक्स का जो बर्डन है ना वो लो इनकम वाले लोगों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि यहां पर जो टैक्स रेट है, ठीक है, वो बढ़ता है और इनकम जो है वो फिक्स है आपकी, तो बर्डन आप पर ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। चलो आगे देखिए, डिग्रेसिव टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि दो टैक्स का मिश्रण होता है। पहले प्रगतिशील, मतलब जैसे जैसे आय बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ेगा। आय बढ़ी टैक्स बढ़ा, आय बढ़ी टैक्स बढ़ा, आय बढ़ी टैक्स बढ़ा, आय बढ़ी टैक्स बढ़ा। लेकिन एक समय बाद क्या होता है, यहां पर देखो ये अनुपातिक कर हो जाता है। देखो यहां पर 1 लाख थी 5% टैक्स देना था, 1.5 लाख हुई 10%, 2 लाख हुई 15%। ठीक है, अब 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख है, लेकिन जो टैक्स रेट है वो फिक्स हो गया है 20%, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एक समय बाद आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी जो टैक्स रेट अगर मैक्सिमम हो गया है तो वही मेंटेन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अंतर्गत आय में वृद्धि होने पर एक सीमा तक कर की दरों में वृद्धि होती है। आय बढ़ती है, कर की दरों में वृद्धि होती है, कर की दर भी बढ़ती है, लेकिन इसके उपरांत आय चाहे कितनी जितनी होकर भी हो, कर की दर जो होती है वो स्थिर हो जाती है। एक समय बाद क्या होता है कि आय कितनी भी बढ़ती जाए लेकिन जो कर की दर है 20% है वो स्थिर हो जाएगी। अब आय बढ़े 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 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 20% ही टैक्स देना है आपको। ठीक है, ये डिग्रेसिव टैक्स हो गया। क्लियर? चलो अब यहां पर ध्यान देना क्लास, इस तरीके से आप समझ सकते हैं अधोगामी टैक्स, ठीक है, अनुपातिक टैक्स, प्रगतिशील टैक्स और प्रतिगामी टैक्स, अगर एक जगह आप ड्रॉ करेंगे तो। अब टैक्स से रिलेटेड एक दो कमिटीज के बारे में आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे चिलैया कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, 1990 में फॉर्म हुई थी। केलकर कमेटी जो थी वो भी टैक्स से रिलेटेड थी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए इस कमेटी का गठन हुआ था। इस प्रश्न को देखते हैं अब हम, क्या बोला गया है यहां पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन मांग विकर्षण मुद्रास्फीति का कारण है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, डिक्रीज इन मनी सप्लाई या फॉल इन वेजेस। तो बताइए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब डिमांड बढ़ गई है, अचानक से डिमांड बढ़ गई है। तो यहां पर डिमांड, ये बहुत आसान प्रश्न है, इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, नाम से ही क्लियर है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, कुछ चीजें पहले मैं समझा देती हूं यहां पे, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं, इस वाली स्लाइड पे मैं समझा देती हूं, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिमांड, सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन अचानक से डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी या फिर बढ़ गई, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मार्केट में सैनिटाइजर पहले भी मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब कोविड-19 आया, कोरोना के टाइम, सैनिटाइजर की जो डिमांड थी ना वो बहुत तेजी से बढ़ गई। आप सभी को पता है सैनिटाइजर, मास्क, इन सब की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड
बहुत तेजी से बढ़ गई थी, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या था, जो सप्लाई था ना वो आपकी कांस्टेंट ही थी, बल्कि एक समय बाद देखा गया सप्लाई कम भी हो गई। क्यों? क्योंकि कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम क्या हुआ था, सब मतलब इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लोगों को लॉकडाउन हो गया था, लोगों को अपने घर में बैठना था, किसी को काम पे नहीं जाना था, तो प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा था। प्रोडक्शन तो नया चीज तो बन नहीं रहा था, ऐसा तो था नहीं कि सैनिटाइजर मास्क में बना सकते थे हम लोग, नहीं बन पा रहा था, ठीक है, बल्क में नहीं बन पा रहा था क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था हर जगह। तो सप्लाई जो थी वो कांस्टेंट थी, सप्लाई जितनी थी मार्केट में उतनी थी, लेकिन डिमांड बढ़ गया था। और जैसे ही डिमांड बढ़ा वैसे ही क्या हुआ, इन प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ गए। अब जिसको जैसे मन कर रहा था उतने रेट में बेच रहा था। आप एक पैरासीटामोल की गोली भी लेने जाते ना तो कहता भाई 100 रुपए की है, अरे 2 रुपए की गोली को 100 रुपए में बेच रहे हो। लाखों लाखों रुपए में लोग सिलेंडर खरीद रहे थे उस समय, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यहां पर आपने क्या देखा, अचानक डिमांड बढ़ने के कारण और सप्लाई कांस्टेंट होने के कारण जो प्रोडक्ट था, जो गुड था या फिर जो सर्विस थी, गुड सर्विस दोनों इंक्लूडेड होगी यहां पर, ठीक है, वो आपकी महंगी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में देखा जाता है सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, जितनी सप्लाई पहले थी उतनी सप्लाई अभी है, लेकिन डिमांड अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने के कारण जो प्राइस है गुड और सर्विसेज का वो हाइक हो जाता है, वो बढ़ जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो आपका बढ़ जाता है। ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। समझो पहले आप कोई गाड़ी खरीदने गए, उस गाड़ी की कीमत थी 10 लाख। आपने कहा 10 लाख की गाड़ी है, खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका मन बदल गया कि नहीं अभी 1-2 साल रुक जाते हैं, 8 लाख की हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि ये 10 लाख की गाड़ी 8 लाख की ना होकर 13 लाख की हो गई। आपने कहा 13 लाख की हो गई, ये 3 लाख कैसे रेट इसका बढ़ गया, महंगा कैसे हो गया। तब आपको पता चला कि इस गाड़ी को बनाने के लिए जो स्टील का प्रयोग किया गया है, जो मेटल का प्रयोग किया गया, उसका कॉस्ट बढ़ गया है, और उसके कॉस्ट बढ़ने के कारण इस गाड़ी का भी जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है, इसका भी प्राइस बढ़ गया है। तो जब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो यहां पे मेनली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वर्कर्स, इनके कॉस्ट बढ़ने के कारण प्रोडक्ट का, गुड का या फिर सर्विस का कॉस्ट बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, चलिए ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जब भी बात करेंगे तो इसमें कंज्यूमर के डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अचानक से डिमांड बढ़ने के कारण गुड और सर्विस का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। चलो, व्हिच इंडेक्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें तो उसको मापने के लिए कौन सा सूचकांक समानता उपयोग में लाया जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। तो इन्फ्लेशन की जब भी हम बात करेंगे तो भारत में किसका प्रयोग किया जाता है, सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्लास, यहां पर एक टर्म दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों को में डिफरेंस समझ लो, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनता है कि सीपीआई को कौन पब्लिश करता है और डब्ल्यूपीआई को कौन पब्लिश करता है, ये प्रश्न बनता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो इसकी प्राइस को रिटेल लेवल पर, खुदरा स्तर पर कैलकुलेट किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को होलसेल लेवल पर मेजर किया जाता है। आप लोग जाते हो ना, अक्सर सुना होगा बड़े लोगों को कहते हुए, अरे दुकान से जाके मत खरीदो पेन। जो दुकान पे जाओगे पेन खरीदने, तो उस पेन के डिब्बे में अगर 10 रुपए लिखा हुआ है, 10 रुपए, तो वो पेन तुम्हें 10 ही रुपए में देगा। वो जो प्राइस लिखा हुआ है, कॉस्ट 10 रुपए दिया तो 10 रुपए लिखा तो 10 रुपए में देगा। लेकिन होलसेल मार्केट से खरीदोगे तो यही 10 रुपए की पेन आपको बल्क में अगर खरीदने जाओगे तो 6 रुपए की पड़ेगी। बोला जाता ना ऐसे कि बल्क में जाओ खरीदो, वहां से होलसेल मार्केट से सस्ता पड़ेगा। ये क्या दुकान से जाते हो रिटेल में खरीद के लेके आते हो,
बल्क में खरीदो। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर ने किस प्राइस पे दुकान पर उस प्रोडक्ट को खरीदा है, जब हम प्राइस को उस लेवल पे मेजर करते हैं तो वो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करते हैं। जब हम होलसेल लेवल पे थोक बाजार में जाकर मेजर करते हैं प्राइस को, तो वो डब्ल्यूपीआई होता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी। अब पब्लिश कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीपीआई की बात करते हैं तो याद रखना, सी से सीपीआई, सी से सीएसओ। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम में इतना पढ़ लेते हो, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो कि अगर इकोनॉमी बैकग्राउंड के नहीं होते, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होता है ग्रेजुएशन में, तो फिर नहीं याद रहती, सारी छोटी छोटी चीजें में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, और ये जो चीजें मैं आपको बताती हूँ ना, ये आप ही लोगों से इंटरेक्शन होने के बाद मुझे पता चलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है, जब आप ही की तरीके से स्टूडेंट से बात करो, पूछो ये छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, मैम पढ़ा था। और ये अगर हम देखें इकोनॉमिक्स का सबसे इजी प्रश्न है, लेकिन बात ये है मैम उस समय जब पढ़ा था तो ध्यान, मतलब उस समय याद था, पेपर में नहीं याद आया, क्योंकि कभी उसको बस रटने के प्रोसेस में पढ़ा और जब बहुत ज्यादा दिन तक रिवाइज नहीं किया तो एग्जामिनेशन हॉल में देखा तो कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए ये सारी चीजें काम आती है। याद रखना सीपीआई की जब हम बात करेंगे तो सी से सीपीआई स्टार्ट होता है, सी से सीएसओ स्टार्ट होता है। ठीक है, बस ऐसे याद रहेगा। और अगर इकोनॉमी है, ठीक है, मतलब आपको अच्छी लगती है इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स आपको अच्छी लगती है, आपने पहले भी पढ़ा है, तो फिर तो आपको याद ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस जो है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वो पब्लिश करता है सीपीआई को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जब डब्ल्यूपीआई की, तो डब्ल्यूपीआई को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। याद रखिएगा, बेस ईयर जो है 2012 है, यहां पर बेस ईयर 2011 से 12 है। ठीक है, इसमें सर्विसेज आपकी इंक्लूड होती है। सीपीआई की जब हम बात करते हैं तो इसमें सर्विसेज इंक्लूड होती है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि सीपीआई किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। सीपीआई में गुड और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है। डब्ल्यूपीआई किसके द्वारा पब्लिश होती है? डब्ल्यूपीआई में बस आपके गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती हैं। इस प्रश्न को देखिए, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन से क्या अर्थ होता है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च विकास। ठीक है, निम्न मुद्रास्फीति और निम्न विकास, उच्च मुद्रास्फीति और स्थिर विकास, और ना मुद्रास्फीति ना विकास। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो स्टैगफ्लेशन में याद रखिएगा हाई इन्फ्लेशन होता है, लेकिन यहां पर स्टेगनेंट ग्रोथ होती है। सी आपका सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूं। इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको ये एग्जाम्पल एकदम रटा भी होगा, कि अक्सर जब मैं अपने पिताजी से बात करती हूँ तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि बेटा तुम लोगों के समय में चीजें कितनी महंगी हो गई है। मेरे समय में मेरे पिताजी मुझे 10 रुपए दिया करते थे, और इस 10 रुपए से मैं अपने यूनिवर्सिटी की फीस भी सबमिट कर देता था, अपने लिए नया शर्ट और पैंट भी सिलवा लेता था, सिनेमा भी देख आता था, दोस्तों के साथ पार्टी भी कर लेता था, और 1-2 रुपए बचा भी लेता था अगले महीने के लिए, रेंट वेंट देने के बाद। और आज तुम्हें 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए भी दे दिया, तब भी खर्चा नहीं चल पा रहा है। क्योंकि देखिए, समय के साथ हमने क्या देखा, जो वैल्यू है करेंसी की, जो वैल्यू है वो घट गई। वैल्यू जो है करेंसी की वो घट गई ना। कल मेरे पिताजी के समय जो सामान 1 रुपए का मिलता था, आज मेरे समय में 1 रुपए की एक टॉफी भी नहीं मिलेगी। तो उसका मूल्य क्या है? उस 1 रुपए का कुछ नहीं रह गया। 1 रुपए के सिक्के भी आपको जल्दी नहीं दिखेंगे, ढूंढना पड़ता है 1 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो, शगुन का पैसा। तो भारत में 1 रुपए लगा दिया जाता है शगुन के लिए, नहीं तो पूछा भी नहीं जाता 1 रुपए को। जब शादी विवाह होती है, पंडित जी होते, कथा में बैठते, तो लगता है अरे 1 रुपए दे दो, शुभ कर दिया जाए, तब उस 1 रुपए की वैल्यू आती। बस यही है 1 रुपए की वैल्यू, फिर टॉफी भी नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, समय के साथ विद टाइम हमने क्या देखा, जो वैल्यू है करेंसी की वो घट गई। ठीक है, तो यहां पर अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन अ जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। हम गुड्स की भी बात करें, सर्विसेज भी आपकी
आप खुद सोचो, मेरे पिताजी एक पैसे में मतलब बाल वाल कटवा के चले आते थे। अब हम लोग पार्लर जाते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम लेडीज पार्लर वैसे भी महंगा होता है। मेरी माता जी भी जब पार्लर जाती थी तो थोड़ा सा मतलब पैसा लगता था। हम लोग चले जाएं तो भाई इतना बता देंगे, फिर लगेगा रहने दो भाई, नहीं कराना। तो सर्विस की भी, गुड एंड सर्विसेज बोथ, कि हमने क्या देखा विद टाइम जो प्राइस है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है करेंसी की वो घट गई है। डिफ्लेशन की अब हम बात करेंगे। अब आप सोचो इसी का उल्टा हो जाए, ठीक है, यहां पर इसी का उल्टा हो जाए, जो जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज है वो आपकी डिक्रीज हो जाए। अब मैं अपने पिताजी से कहूं कि पापा आप 10 रुपए में खाली अपने कॉलेज की फीस देते थे, वो भी एक महीने की, एक ही महीने का रूम का रेंट दे पाते थे। मैं तो आज इस 10 रुपए में एक साल की फीस दे देती हूँ, एक साल का अपने हॉस्टल की मेस की फीस दे देती हूँ, तब भी मेरा पैसा बच जाता। ठीक उल्टा, जो वैल्यू है करेंसी की वो अचानक से बढ़ जाए, प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो घट जाए, उल्टा हो जाए, तो वो डिफ्लेशन हो गया। ठीक है। स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टैगफ्लेशन अभी प्रश्न में आपसे पूछा भी था, यहां पर जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो जाए, इन्फ्लेशन हाई रहे, मुद्रास्फीति हाई है, रैपिड इन्फ्लेशन है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट है, स्थिर हो गई है। और डिसइंफ्लेशन की बात करेंगे ना, तो डिसइंफ्लेशन मतलब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो आपका घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। 2000, 2001, 2010, 2020, यहां पर इन्फ्लेशन रेट 50% था, यहां पर 25% हुआ, यहां पर 10% हुआ, और आज इन्फ्लेशन रेट 2% हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो है, ये मुद्रास्फीति तो है ही है, लेकिन मुद्रास्फीति की जो बढ़ने की दर है वो आपकी घट रही है, तब हम क्या कहेंगे? डिसइन्फ्लेशन, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन है अभी भी, पहले 50% था, फिर 25%, 10% और अब 2%, तो ये दर घट रही है। क्लियर क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? बताइए, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फिक्स्ड इनकम ग्रुप या फिर फार्मर। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे? तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले, ठीक है, जिनकी इनकम फिक्स्ड है। अब आप सोचिए, जिनकी इनकम अभी भी 10,000 है, 10 दिन बाद भी 10,000 है, ठीक है, 1 साल बाद भी 10,000 है, 20 साल बाद भी 10,000 है, तो क्या होगा यहां पर? इन्फ्लेशन के कारण तो जो प्राइस है गुड एंड सर्विसेज का वो तो बढ़ेगा, लेकिन इनकी इनकम फिक्स्ड है, तो सबसे ज्यादा बर्डन इन्हीं पर पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, फिक्स इनकम ग्रुप पर। इस प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? इन एन इकोनॉमी अ कंडीशन ऑफ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड सर्विस विल लीड टू। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी की स्थिति के कारण को हम क्या कहते हैं? अब मैंने आपको समझाई कुछ चीजें, आप इसको होमवर्क करिए। चलिए, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया, डिफ्लेशन के बारे में बताया, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यहां पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जो रेट है इन्फ्लेशन का वो कितना है, ठीक है, और डिवैल्यूएशन अभी मैं आपको बताती हूं। इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, थोड़ा सा देखते हैं कितने स्टूडेंट सही दे पाते हैं। फिर से मैं पढ़ती हूं, इन एन इकोनॉमी अ कंडीशन ऑफ लैक ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अब इस प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है,
इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न हैं ये सारे। एन इकोनॉमी विथ वेरी low rate of interest and where economic agent accept the interest rate to rise in future and consequently bond price to fall causing a capital loss in the economy is going through a situation known as। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ब्याज दर बहुत कम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत लो है, ध्यान दीजिएगा, और जहां आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, मतलब फ्यूचर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, ठीक है, और परिणाम स्वरूप बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आती है जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी हानि होती है। ऐसी स्थिति से गुजर रही है जिसे निम्न के रूप में जाना जाता है। इसे तरलता जाल कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। यहां पर डी आपका सही उत्तर है। देखिए, लिक्विडिटी ट्रैप की जब हम बात करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो है और जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वह फ्यूचर में आपका बढ़ेगा। As a result, they avoid investing in bonds due to the expectation of capital loss. तो इससे क्या होता है? Fall in bond prices as the interest rate rises. Instead, they prefer to hold a cash or liquid asset, leading to ineffective monetary policy and stagnation in economic growth. देखो, जब भी आपसे कहा जाता, आज आपसे कहा जाता ना इन्वेस्टमेंट करो, बॉन्ड्स में पैसे लगाओ, इससे क्या होता है? इससे लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन से आप बचते हो। लिक्विडिटी, तरलता मतलब जानते हो क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि तरलता क्या है, तो मतलब पैसे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस तरीके से कि गोल्ड और मनी में, मतलब कैश में ज्यादा तरल कौन है, लिक्विडिटी किसकी हाई है, तो आप बोलोगे मनी की ना। समझ में आ रहा है? आप मार्केट में जाओगे, आपके जेब में पैसा है, आप तुरंत क्या करोगे? पैसा निकालोगे और दोगे, ठीक है, आप तुरंत सामान खरीद के ले आओगे। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड होगा और सेम वैल्यू का होगा, तो आपको गोल्ड को आप तुरंत तो जाके कोई चीज बाय कर नहीं सकते हो सकता है आपको सुनार के पास जाना हो, वहां पे पैसे लेने हो कैश में, उसके बाद आप जाओगे सामान खरीदने। आप मनी को अपने पास रख लो, कह दो भाई हम उसको बंद करके रखेंगे, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बैंक में तो बिल्कुल ले जाके नहीं देंगे, बॉन्ड्स में तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, छोड़ दो, बस रखे रहो अपने पास, अभी बाद में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब मार्केट हाई जाएगी। तो आपने जो ये मनी फ्लो की जो साइकिल है उसको आप रोकना शुरू कर दोगे ना, तो फ्लो ऑफ मनी, लिक्विडिटी मार्केट में बनना, इकोनॉमी में चलते रहना, सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आप देखते हो बार बार गवर्नमेंट भी कहती है इन्वेस्टमेंट करिए, आप दिखाइए आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। इससे आपको भी बेनिफिट होगी और जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको भी बेनिफिट होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लिक्विडिटी ट्रैप तब होता है जब ब्याज दरें बहुत कम होती है और आर्थिक एजेंट भविष्य में उनके बढ़ने की उम्मीद करते हैं। नतीजन पूंजी हानि, ब्याज दरों में वृद्धि के साथ बॉन्ड की कीमतों में गिरावट की उम्मीद के कारण बॉन्ड में निवेश करने से बचते हैं। इसके बजाय वो नकदी या तरल संपत्ति रखना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अपने पास ही अभी संपत्ति रखते, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे अप्रभावी मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास में ठहराव हो जाता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक टर्म आया था, यहां पर आया था डिवैल्यूएशन। मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं आपको समझा दूंगी डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो एक बार उसको भी समझा दो, फिर आगे प्रश्न देखते हैं। ध्यान देना, व्हाट इज करेंसी डिवैल्यूएशन? ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर दे, गिरा दे। क्या करे? अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम कर दे। अक्सर आपने देखा होगा जो चाइना है वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता है, डिवैल्यूएशन होता है वहां पे, मतलब अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या कर दे रहा है? वो कम कर दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाता है और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। समझना मेरी बात को। पहले इस प्रश्न को देखो,
इस प्रश्न को देख लो, समझा रही हूं उसको भी मैं, एकदम होल्ड पे रखना। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज डन बाय आरबीआई, उत्तर आपको पता चल गया होगा, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज करेंसी डिवैल्यूएशन। यहां पे गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। करेंसी डिवैल्यूएशन मेक इंपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। चलो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया है कि डिवैल्यूएशन की जब भी हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी जो वैल्यू है करेंसी की उसको कम कर देगी। ठीक है, चाइना के केस में ज्यादातर न्यूज में रहता है, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। ध्यान देना क्लास, यहां पर हम मान के चलते हैं, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि $1 जो है, $1 जो है वो 70 रुपए के बराबर है। ध्यान देना, $1 जो है वो 70 रुपए के बराबर है, लेट अस सपोज। अब डिवैल्यूएशन हुआ, मतलब जो करेंसी की जो वैल्यू है उसको हमने कम कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर है। समझ में आ रहा है? हमने दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में अपनी करेंसी के वैल्यू को जानबूझकर कम कर दिया। पहले $1 70 रुपए के बराबर था, अब $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर है। मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट क्या होगा, घटेगा, और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा क्लास। सपोज करो कि जब $1 की, मतलब जब $1 की वैल्यू आपकी 70 रुपए के बराबर थी। $1 की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, $1 की वैल्यू जो है वो 70 रुपए के बराबर है। आपने इंडिया में कोई शर्ट बनाई, मेड इन इंडिया, MID की कोई शर्ट बनाई जिसकी की कॉस्ट है 700 रुपए। अभी हम डिवैल्यूएशन के पहले की बात कर रहे हैं। भारत में किसी शर्ट की कीमत 700 रुपए है, तो वो जब फॉरेन में जाएगी, कहीं विदेश में जहां पे डॉलर चल रहा है, वहां पर उस शर्ट की कीमत कितनी होगी, 700 डिवाइडेड बाई 70, क्योंकि $1 जो है वो 70 रुपए के बराबर है, तो 700 रुपए की है, तो मतलब हमें कितना देना पड़ेगा, हमें $10 देना पड़ेगा। ठीक है, उस शर्ट को खरीदने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूं। सपोज करो भारत में मेड इन इंडिया कोई शर्ट है जिसकी की कॉस्ट है 700 रुपए। अब हम इस शर्ट को विदेश भेज रहे हैं, फॉरेन में जहां भेज रहे हैं, वहां पर अगर कोई इस शर्ट को खरीदना चाहेगा तो वो खाली $10 देकर इस शर्ट को खरीद लेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो $1 इक्वल्स टू 70 रुपए है। अब करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है, अब जो रेट है वो $1 इक्वल्स टू 80 रुपए हो गया।
तो अब इस 700 रुपए की शर्ट को खरीदने के लिए उसे कितना डॉलर देना पड़ेगा? 700 अपॉन 700 अपॉन 80, तो ये आपका कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 8.75। तो आपने एक चीज देखा कि जो शर्ट पहले फॉरेन मार्केट में उसे $10 की पड़ रही थी, करेंसी डिवैल्यूएशन के कारण उसे अब ये शर्ट और सस्ती पड़ रही है, उसे खाली $8.75 देना पड़ रहा है। तो लोग कहेंगे ना कि भारत के मार्केट से मंगवाओ यार, कितनी सस्ती पड़ रही है। चाइना के प्रोडक्ट सस्ते हैं, इसी वजह से हम उसको खरीद रहे हैं। चाइना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करता है? अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता रहता है ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट में सस्ते में बिके, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यहां पर आपने देखा जब $1 जो था वो 70 रुपए के बराबर था, तो 700 रुपए की शर्ट जिसकी की कॉस्ट भारत में 700 रुपए थी, वो फॉरेन मार्केट में खरीदने के लिए खाली सामने वाले को $10 देना पड़ रहा था। लेकिन जब करेंसी को और डिवैल्यूएट किया गया, $1 80 रुपए के बराबर कर दिया गया, तो आज उस शर्ट को खरीदने के लिए सामने वाले को खाली 8.75 रुपीज देने पड़े, उसको और सस्ता पड़ा। तो कहेगा और मंगवाओ भारत का सामान, अच्छा तो है, मंगवाओ मंगवाओ, सस्ता पड़ रहा है, सस्ता पड़ा, अच्छा भी है। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा लेकिन इंपोर्ट घटेगा। क्यों इंपोर्ट घटेगा? क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहे हैं वो हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। अब समझो क्लास, यहीं पर ध्यान देना। अब इस चीज को भी समझ लो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब समझो कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, वो $100 का है, हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है, बाहर के मार्केट में वो मोबाइल फोन $100 का है, ठीक है। इंडिया में आएगा, इंडिया में जब हमें उसे खरीदना होगा तो हमें 100 इंटू 70 रुपए देना पड़ेगा, मतलब 700 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा भारत में डिवैल्यूएशन हुआ, अब $1 80 रुपए के बराबर है, तो अब इंडिया में उसके लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा? 7,000 हो जाएगा ना, 100 इंटू 70, 7,000, ठीक है, 3 0 लग जाएंगे। अब इंडिया में हमें उसको कितने में खरीदेंगे? हम 100 इंटू 80, मतलब 8,000। सीधे सीधे हमने देखा कि करेंसी डिवैल्यूएशन होने के कारण जो बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आ रहे थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो ज्यादा महंगे पड़ गए। तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास। तो हमेशा याद रखिएगा एक चीज, जब भी हम डिवैल्यूएशन की बात करेंगे तो मतलब जो करेंसी की वैल्यू है उसको जानबूझ के कम कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पर जो एक्सपोर्ट होता है वो आपका चीपर हो जाता है, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किस तरीके से जो शर्ट पहले 70 रुपए की मिल रही थी, आज वो शर्ट जो है, मतलब जो $10 की मिल रही थी, आज वो शर्ट $8.75 की मिल रही है, ठीक है, क्योंकि करेंसी हमारी जो 700 की शर्ट बाहर पहले $10 की मिल रही थी, आज वो 700 की शर्ट खाली 8.75 की मिल रही है। तो एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो गया है, तो बढ़ेगा भी एक्सपोर्ट, ठीक है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया है। क्यों? क्योंकि वैल्यू करेंसी की घट गई है, जिसकी वजह से जो मोबाइल पहले 7,000 का मिल रहा था आज वो 8,000 का मिल रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई? ये तो मैंने आपको बता दिया था, गवर्नमेंट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पर आपका क्या होगा? करेंसी डिवैल्यूएशन मेक इंपोर्ट की बात करें एक्सपेंसिव, इंपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? चलो, कहीं पे भी डाउट होगा तो बताइएगा। अच्छा देखो, भारत में अगर हम देखें तो डॉलर के कंपैरिजन में उसको मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको ये बताऊं। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप देखोगे कि डिवैल्यूएशन हमने कई बार अपनी करेंसी का किया। जब वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेने गए उस समय भी हमने करेंसी को डिवैल्यूएट किया। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो एक्सपोर्ट था उसको बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को खोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को हम देख लें। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में दिया गया है, शीर्ष मुद्रास्फीति के बारे में। इट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। Accurate picture of the inflation in the country. It is affected by a short-term transitory effect on the price of the product. क्या देश में मुद्रास्फीति की सटीक
तस्वीर प्रस्तुत करता है या उत्पादों की कीमत पर अल्पकालिक क्षणिक प्रभाव से प्रभावित होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे दो तरीके के इन्फ्लेशन आपको पढ़ाए जाते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो आपका दिया गया है एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ये गलत है। इसमें हम फ्लक्चुएशन देखते हैं क्योंकि इसमें आपके ऑयल भी इंक्लूडेड होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब के इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और आप देखते हो ऑयल के प्राइस में, फ्रूट्स के प्राइस में, वेजिटेबल्स के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है उतना जितना कोर इन्फ्लेशन होता है। क्यों? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में ऑयल और वेजिटेबल्स इन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या दिया गया? इट इज अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म ट्रांजिटरी इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो उतनी एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म ट्रांजिटरी इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। उत्तर क्या होगा? दूसरा आपका उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि सही बोला गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में फ्रूट्स, वेजिटेबल, पेट्रोलियम, गैस, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। और आपको पता है फ्रूट की जो प्राइस है, ठीक है, उनमें फ्लक्चुएशन होता है। कभी प्याज बहुत महंगी हो जाती है, कभी प्याज सस्ती हो जाती है, शादी विवाह होता है तो सब्जियां महंगी हो जाती हैं, व्रत आता है तो फल महंगे हो जाते हैं। तो इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो इसी वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन में भी फ्लक्चुएशन दिखता रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसमें वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स को नहीं लिया जाता है। देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स फूड, एनर्जी प्राइसेस, इट इज मोर वॉलेटाइल, फ्लक्चुएशन होता रहता है जिसकी वजह से उतना एक्यूरेट नहीं होता है। इन डेवलप्ड कंट्री इट इज लेस ड्यू टू लेस कंजप्शन ऑफ फूड एंड फ्यूल, इट इज मोर रेलिवेंट इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइस चेंज ऑफ प्राइस का इफेक्ट ज्यादा दिखता है, इसी वजह से उसका इफेक्ट भी ज्यादा दिखता है। बस ये याद रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड, एनर्जी सब इंक्लूड होती है, सब्जी, वेजिटेबल्स, और इसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। और फ्लक्चुएशन होने के कारण, मतलब चेंज होने के कारण ऊपर नीचे जाती रहती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन पे भी इसका इफेक्ट दिखता है। लेकिन जब कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें फूड और एनर्जी प्राइस को नहीं इंक्लूड किया जाता है, जिसके वजह से ये लेस वॉलेटाइल होती है और ज्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? चलो, तो क्लास, ये आज के क्लास का आखिरी प्रश्न था। आज के सेशन को यही पे एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। क्लियर रखिएगा, यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है ये भी लेक्चर के दौरान आपको बताया जाएगा। आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, बाइलिंगुअल नोट्स होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां पर अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे उनकी पूरी फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहां पर दे दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। पूरी डिकोड की टीम आपके साथ बनी हुई है, कहीं पर भी दिक्कत होती है हमें जरूर बताइएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात आपसे कहूंगी, अपने पर भरोसा रखिए, ठीक है, खुद पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपना कर्म करिए, ईश्वर आपको फल जरूर देगा। अपने माता पिता के आशीर्वाद पे, अपने शुभ चिंतकों के आशीर्वाद पे, जो भी आपका भला चाहते हैं उनको प्रणाम करते हुए, उनका आदर करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। ईश्वर सदैव आपके साथ खड़ा है, कभी भी निराश मत होइए। और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आप लोग खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, पूरी डिकोड एग्जाम की टीम, परिवार आपके साथ बना हुआ है। धन्यवाद क्लास।